घर में भी ऐसे हालात हुए, मतलब कि माय फादर वाज किल्ड। 5 से 6 ज़िंदगियाँ आपके घर से छीन ली गई। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं बदले के बदले बदला लूँगा? मतलब ये मैं समझता हूँ जो भी माइक पे होता है, खासतौर से लाइव प्रोग्राम्स में, उसने रोज एक तलवार के ऊपर से गुजरना है। आपको कुछ भी माफ किया जा सकता है अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में हैं। दो चीजें माफ नहीं होती। एक ये कि अगर आप लेट कमर हैं, दूसरी ये कि अगर आपने माइक पे गलती कर दी। सबसे ज्यादा मुश्किल फेज जो था वो 90 से 2001 तक का। हम सब के दिलों को छूने वाली एक आवाज़, शहर भी, जिसे हम हर शाम सुनते थे। बैक टू नॉस्टैल्जिया, आपको ले चले तो, आपको आज मिला दे उस आवाज से तो। आपकी मुलाकात हम कराएंगे आज कश्मीर अनफिल्टर्ड पे मोहम्मद हुसैन जफर साहब से, जो कि उस पूरे प्रोग्राम के हाईली अक्लेम प्रोग्राम के प्रेजेंटर है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपकी प्रोफाइल्स में यू आर ए ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिस्ट, ए राइटर, एन ऑथर, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। ये सारा सफर कैसा रहा आपके लिए? देखिए, सफर तो अभी जारी है, अभी सफर खत्म नहीं हुआ। और शुरुआत जिंदगी की यही है कि एक गांव है रत्नीपुरा करके, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का, वहां से मेरा बचपन गुजरा। उसी गांव का मैं बाशिंदा हूँ, आज भी अपनी रूट्स वहीं पे हैं। और सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की, बड़ा शौक था। पहले तो शहर देखने का बड़ा शौक था, हमें बहुत कम मौका मिलता था। लेकिन शायद कुदरत को ये था कि मुझे एक मकाम बख्शना था, तो मेरे लिए कुदरत ने ऐसी राहें तलाश की, मेरा सफ़र आसान कर दिया। और मेरे कैरियर में मेरा कम, मेरी वालिदा की दुआएं ज़्यादा हैं, और ऊपर वाले का जो है उनकी मेहरबानी ज़्यादा है। कभी नहीं सोचा था कि रेडियो पे मैं बोलूँगा, रेडियो पे बोलने का मौका मिलेगा, दूरदर्शन में काम करने का मौका मिलेगा। एक्चुअली ना, मैं आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दूरदर्शन। रेडियो तो बाद में उसमें शामिल हुआ। शुरुआत मेरी बचपन जो है वो दूरदर्शन से ही, बच्चों के प्रोग्राम शगुफे और बामन से हुई। रेडियो टेलीविजन में एक चीज़ जो आज भी हमारे पास है ना, कि आपको कुछ भी माफ किया जा सकता है अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में हैं। दो चीज़ें माफ नहीं होती। एक ये कि अगर आप लेट कमर हैं, दूसरी ये कि अगर आपने माइक पे गलती कर दी। मतलब ये मैं समझता हूँ जो भी माइक पे होता है, खासतौर से लाइव प्रोग्राम्स में, उसने रोज एक तलवार के ऊपर से गुजरना है। और हम लोग ह्यूमन हैं, गलतियां होती रहती हैं। आपको सही लफ्ज मालूम होते हुए भी बोलते बोलते पता नहीं क्या हो जाता कि आपने गलत बोल दिया। आजकल आप यूट्यूब खोलिए, पहले हेडफोन लगाना पड़ता है कि पता नहीं कौन सा ऐड आ जाएगा, किस तरह का ऐड आ जाएगा, बच्चों के सामने आप लोग नहीं कर सकते। लेकिन रेडियो में ये है कि आप चौराहे पे रख के सुन लीजिए, आपको पता है कि वहां से ऐसी कोई चीज ब्रॉडकास्ट नहीं होगी जिससे आपको कुफ्त होगी, आपके बच्चों को होगी, आपके बुजुर्ग, या आपको अपनी फैमिली के सामने नदामत का ये करना पड़े। तो खैर हमारा सफर रहा। फिर हम जब मिलिटेंसी शुरू हो गई तो फिर मुझे श्रीनगर आना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा। फिर रियल स्ट्रगल जो थी वो हमारी शुरू हो गई। खैर उसके बाद मेरे साथ खुद एक बहुत बुरा वाकया हुआ। तो आई वाज अबडक्टेड एंड आई वाज शॉट अपन। रोलर कोस्टर ही सही, पर चलो ये जर्नी सक्सेसफुल तो है। हाँ, पर आपकी शुरुआती तनख्वाह क्या थी? मेरी रेगुलर अपॉइंटमेंट 94 में हुई, और पहली तनख्वाह 3100, 3100 रुपये हुई थी। आज 2 लाख है मगर आज का भी बोल दिया। आज का भी बोल दिया। वैसे आज का काट दीजिएगा, रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ नहीं करता। नहीं, फिर घर में ऑडिट लगेगा। ये सब कुछ जो आपके और हमारे दरमियान बातचीत हुई, इसमें आपने कई बार जिक्र किया कि हालात खराब थे। दरअसल ये साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट है, जिसे हम हंसी खुशी में टाल देते हैं कि हालात खराब हैं और हंस देते हैं। पर इस टर्मोइल का इम्पैक्ट आप पे अभी तक नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। ऐसा क्यों है? देखिए, काश मैं सब कुछ बता सकता,
बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा ना कि मैं बहुत ओपन हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आदमी बता नहीं सकता। मुझे कई बार ये है कि पुलवामा से श्रीनगर पैदल आना पड़ा है, वो भी बर्दाश्त करना पड़ा। मतलब वो एक अजीब सा वो मतलब दोबारा मतलब हम लोग ऐसा ना देखें, मैं दुआ करता हूँ। और कर्फ्यू 2-2 4-4 दिन कर्फ्यू होता था। कभी घर में सब कुछ था, लेकिन स्टोव में मिट्टी का तेल नहीं था। मतलब आपके पास सब कुछ है, अब आप किसी रेंटेड रूम में हैं तो आप चूल्हा तो नहीं जला पाएंगे। तो ऐसे फाके भी दिए, ज्यादतियां भी बर्दाश्त की। लेकिन एक चीज है कि मैं हमेशा जो मुझे सही लगा मैं उस पर कायम रहा हूँ। वो घर की बात हो, घर से बाहर हो, जो मुझे सही लगता है, भले आप 100 बार कहें कि ये गलत है इसमें, अगर मुझे एक बार सही लगा, और ये मेहरबानी है ऊपर वाले की कि आज तक मैं कभी गलत साबित नहीं हुआ। घर में भी ऐसे हालात हुए, मतलब कि माय फादर वाज किल्ड, माय अंकल वाज किल्ड। रिश्ते में 4-5 लोग अलग अलग पीरियड्स में। तो फिर वो एक खौफ की जिंदगी। पहले आप रेंटेड रूम में थे, फिर जब 94 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई तो उसके बाद रेडियो कॉलोनी में, और वहाँ भी आप कन्फाइंड अपनी वही जो 3 बेडरूम का एक फ्लैट, ना कोई मूवमेंट, ना रिश्ता, ना रिश्तेदारी, ना आना ना जाना। और ये 1-2 दिन का नहीं था, ये कई साल तक रहा। क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो यू आर एट रिस्क। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन सब बर्दाश्त कर लिया, ब्रेवली फेस किया, और सफर चलता रहा। 5 से 6 जिंदगियां आपके घर से छीन ली गई। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं बदले के बदले बदला लूंगा? ये एक्चुअली कभी हुआ था एक बार। हुआ क्या यूं कि मतलब आई वॉज ऑपरेटेड अपॉन, मेरी टांग में हुआ था। तो मेरे वालिद उस दिन मेरे पास आए थे। तो आए तो कमरे में ऐसे 8-10 लोग थे, 2-4 लेडीज थी जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी, उनने सुना था। तो फिर वो मेरे लिए कुछ सामान लेके आए थे, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, बहुत सारा। तो लेकिन उसी शाम जब वो घर गए तो ही वॉज असैसिनेटेड ऑन द सेम इवनिंग। उस दिन ये था कि अब बदला लिया जाए। लेकिन हमारी वालिदा ने हमें हमेशा ना वो सही तरबियत दी। और जब भी इस तरह का ना, जहाँ आप एक्सप्लोड होने को हो, तो ऐसी सिचुएशंस में मेरे अपने यार दोस्त हमदर्द या जो मेरे मेंटर्स थे, उन्होंने बाज़ाब्ता वो काउंसलिंग की, समझाया, और मैं समझ गया। वो एक फेज था, वो कहीं भी अगर आपके साथ हुआ होता है तो लेकिन बाकी सारे फैसले अल्लाह पे ही हमेशा जुड़े। किसी के घर से 5 से 6 लोग शहीद हो जाते हैं, वो इंसान घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। कैसे नहीं, मैं तो वही आपको कह रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊं, राजेश पायलट साहब मेरे वालिद को जानते थे। तो मैं एक दिन उनसे मिला, मुझे उन्होंने कहा कि आप बी रेडी, आपने जी इलेक्शन लड़ना है 96 का। मैंने कहा सर घर में मार देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, बस यू हैव टू मेक योर सेल्फ रेडी, बाकी सब मैं देख लूंगा। और शायद अगर मैंने उनकी बात सुनी होती, 2 चीजें होती, या मैं नहीं होता, और या मैं 2-3 टर्म का मिनिस्टर, यहाँ तक कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो सकता था, या उससे ऊपर भी हो सकता था। उन्हें बड़ा इंसिस्ट किया था। लेकिन मुझे ये मालूम था कि मेरी फैमिली, मेरा पूरा खानदान, दे विल बी एट रिस्क।
मिलता तो है। इतने सारे सालों में आपको कश्मीर के लिए सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस किन सालों में लगा? देखिए, स्ट्रगल सबसे सबसे ज्यादा मुश्किल फेज जो था वो 90 से 2001 तक का, ये बहुत था। मतलब उस जमाने में वो कोई काउंट ही नहीं था ना। मतलब कौन क्या सोच रहा है, आप किससे मिल रहे हैं, जिससे आप मिल रहे हैं वो क्या है, उसके इंटेंशंस क्या है, मतलब आपको बिल्कुल मालूम नहीं था। अच्छा, आजकल ये मोबाइल का जमाना भी नहीं था, कम्युनिकेशन का भी नहीं था। तो आपकी आज ऐसी सोच है क्या कि बीते कुछ सालों में हम लोग सच में एक सेफर जोन की तरह जा रहे हैं? पीस तो हर कोई चाहता है, और हम भी चाहते हैं कि जो पीछे हुआ उसको एक बुरा सपने की तरह भूल जाए, पीस और प्रॉस्पेरिटी हो। दुआ करते हैं कि पीस रहे, अमन रहे, और लोगों के जो जख्म है वो भरे। इतनी लंबी सर्विस में कितने सारे अवार्ड्स हैं आपके पास? मुझे कभी अवार्ड के लायक नहीं समझा गया है, और वो उनकी मेहरबानी है, क्योंकि इज्जत और एहतराम, और वो कहते हैं ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट्स। अब ये जो अवार्ड्स लेने और देने का जो सिलसिला है, अब मैं जो देख रहा हूँ, तो हम वो कहते हैं ना कि अनहुरी ठीक है, अनहुरी इन द सेंस कि विदाउट एनी अवार्ड ठीक है। किसने सोचा होगा कि जो आवाज हमें इतनी मधुर, इतनी सुरीली लगती है, उस आवाज ने इतना दर्द झेला है, उनके घरों से इतने शहीद निकले हैं, सच में वो एक विक्टिम ऑफ टेरर है। किसने सोचा होगा? देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, इस पूरी कौम ने ये सब झेला है। कश्मीर में जो भी यहाँ रहा, चाहे पंडित था, उन्होंने भी बहुत झेला। जो ये सरदार कम्युनिटी है, उन्होंने तो सबसे ज्यादा झेला। और अगर हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी बात करें, तो मेरे जैसे तो एक तो नहीं, हजारों लोग हैं। हम सब ने झेला है, और इसलिए मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ। मैं आई एम वन अमंग द पीपल, वन अमंग द मासेस। और It's interesting that we have normalized it, the pain. We have normalized it. it कि we are one among them. मुझे ना कुछ चीजें हैं, देखिए मैं बहुत वो नेचुरल लवर रहा हूँ। मतलब अब है कि वो उम्र के तकाजे होते हैं, तो मैं आज भी चाहता हूँ कि मतलब मेरा आधा वक्त पहाड़ों और नदियों के किनारों पे गुजरे। मैं आज भी जब मौका मिलता है, एक दो तीन दिन चला जाता हूँ इन द वुड्स अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जब इसके लिए बेहतरीन टाइम था कि आप लाइफ एंजॉय करें, आप हंसेंगी। मैं दिल्ली 2001 में गया हूँ, आज तक मैं कश्मीर से बाहर नहीं गया हूँ। आज ये शो मेरी आवाज से नहीं, आपकी आवाज से खत्म किया जाएगा। आज कश्मीर अनफिल्टर्ड को आप खत्म करेंगे, आप ये एपिसोड जो है खत्म करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहा कि आपने सुना कि हिदायत जी ने मुझसे बहुत सारे सवालात पूछे, और बहुत कुछ ऐसा पूछा जो मैंने आज तक नहीं बताया। खैर, जब आप कहीं किसी इंटरव्यू में चले जाते हैं, तो आप उन्हीं के रहमो करम पे, आप अपनी तरफ से तो नहीं कह सकते कि ये पूछिएगा, ये मत पूछिएगा, ऐसा पूछेगा, ऐसा मत पूछेगा। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इनसे बात हुई और बेबाक बात हुई। आप इस इंटरव्यू को देखेंगे तो यही उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा, पसंद आएगा ये इंटरव्यू आपको भी, और ये गुफ्तगू, और ऐसे कुछ छोटे छोटे गोशे मेरी जिंदगी के जो आज तक बाहर नहीं आए थे, आज वो भी बाहर आए हैं। तो आप इस मेरे जो सफर का जो है, आप इसकी गवाह बनेंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप होस्ट होते हुए मैं एज अ गेस्ट आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। सो दिस वाज कश्मीर अनफिल्टर्ड विद शेहरवीर। थैंक यू।